तो प्रवाल भित्तियों पे चर्चा हो रही थी हमारी। पिछली क्लास में हमने प्रवाल क्या है और उसकी उत्पत्ति की दशाओं पर बात किए थे हम। आज उसके वितरण पे चर्चा करना है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि कल जो हमने बातें की थी उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि प्रवाल होता क्या है। मैंने बताया था कि प्रवाल महासागरीय जीव है जिसकी एक कॉलोनी होती है, एक समूह होता है और वो समूह में ही पाए जाते हैं। एक एल्गी होता है जो उनको भोजन प्रदान करता है। पॉलिप्स होते हैं, कुछ कीट होते हैं जो काफ़ी रंग बिरंगे होते हैं और वो प्रवाल जीव से क्या होते हैं, चिपके होते हैं, जिनकी वजह से प्रवाल में कलर आता है और कलरफुल वो दिखाई देते हैं। जब कभी भौगोलिक दशाएं विपरीत होती हैं तो वही कीट वो पॉलिप्स प्रवाल को छोड़कर चले जाते हैं और चूँकि एल्गी विपरीत परिस्थितियों में भोजन का निर्माण नहीं कर पाती है और प्रवाल जीव की मृत्यु हो जाती है, जिसे प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग की संज्ञा दी गई, नाम दिया गया है। तो आज हम चर्चा करते हैं उसी के आगे कि वो आवश्यक दशाएं जैसे निश्चित तापमान हो 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड का, सैलिनिटी 27 प्रति हज़ार से एवरेज इसका 40 प्रति हज़ार तक होना चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए, जल गंदा ना हो, जैसे कि बराबर प्रकाश संश्लेषण होता रहे। इस तरह की भौगोलिक दशाएं इसके लिए उथला जल होना चाहिए, इतना उथला जल हो जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच सके। तो मैंने बताया था 250 से 300 फीट की गहराई तक सूर्य का प्रकाश लगभग महासागरों में जाता है। ये तापमान वाले चैप्टर में भी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं हम, ठीक है। आज हमें वितरण पे बात करनी थी, मैपिंग कराना था, इसलिए मैंने मैप को पहले ही ड्रॉ कर लिया था, क्योंकि क्लास में वर्ल्ड का मैप बनाना थोड़ा सा जटिल होता है और काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही बना दिया था। वितरण जो प्रवाल का विश्व के महासागरों में पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय महासागर में। बात आती है कि उष्णकटिबंधीय महासागर क्या होंगे। जलवायु विज्ञान में आपको कटिबंध पढ़ाए जाएंगे, ताप कटिबंध, कि पूरी पृथ्वी को कुछ ताप कटिबंधों में बांटा गया है। उष्णकटिबंध जो होता है वो 0 से 30 डिग्री तक उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र होता है, जो जिसे उष्णकटिबंध कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 30 डिग्री क्या है, दक्षिणी अक्षांश है। तो ये जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध। दोनों तरफ का 0 डिग्री के उत्तर में और 0 डिग्री के दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को उष्णकटिबंध बोलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये काफ़ी गर्म प्रदेश होता है। कारण क्या है कि यहाँ सूर्य साल भर लंबवत चमकता है, यानी सूर्य की किरणें साल भर लंबवत प्राप्त होती हैं कर्क रेखा से मकर रेखा तक। तो इसलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा गया। स्टेटमेंट कह रहा है कि उष्णकटिबंध महासागर, यानी इस कटिबंध के बीच में जो महासागर हैं, जितने भी महासागर हैं, ब्रैकेट में कर्क और मकर रेखा भी लिख दिया गया है, इसीलिए क्योंकि कर्क और मकर रेखा ये डिसाइड करते हैं कि कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्णकटिबंध या दक्षिण में उपोष्णकटिबंध होता है मकर रेखा के। कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र है वो शुद्ध उष्णकटिबंध होता है, ठीक है। उसके आगे थोड़ा सा 23.5 डिग्री को तो हम कर्क और मकर रेखा मानते ही हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाने पे 30 डिग्री आ जा रहा है। तो जब वो कर्क रेखा तक सूर्य पहुंचता है लंबवत, 2-4 डिग्री तक तो लंबवत किरणें उसकी पड़ेंगी ही, इसीलिए 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को उष्णकटिबंध माना गया है। उष्णकटिबंधीय महासागर यानी उस क्षेत्र के जितने भी महासागर हैं कर्क और मकर रेखा के बीच के, उन महासागरों में प्रवाल पाए जाएंगे। कहाँ पे? महाद्वीपों के पूर्वी तट के सहारे, मग्न तट या मग्न ढाल। मग्न तट और मग्न ढाल क्या होता है मैंने आपसे बताया था, कल पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था कि महाद्वीपों का वो हिस्सा होता है जो महासागरों से ढका हो या महासागरीय जल उस पे हो।
ठीक है। तो जब कम स्लो रहता है, स्लो रहता है, हल्का ढाल रहता है, उसमें मग्न तट बोलते हैं। लेकिन जब ये ढाल तीव्र हो जाता है तो वो महाद्वीपीय मग्न ढाल हो जाता है। तो कोरल महासागरों में कहाँ पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय महासागरों में कर्क और मकर रेखा के बीच में महाद्वीपों के पूर्वी तट पे, यानी मग्न तट और मग्न ढाल के सहारे कोरल पाए जाते हैं। ठीक है। अब विश्व में इनका चित्रण क्या है, वितरण कहाँ कहाँ है, ये देख लेते हैं। विश्व में इनके वितरण की अगर बात की जाए तो जैसा स्टेटमेंट कह रहा है कि उष्णकटिबंध, अगर ये कर्क रेखा है, मैंने ये कर्क रेखा बनाया है, और ये विषुवत रेखा है, और ये मकर रेखा है। कर्क रेखा से थोड़ा सा उत्तर आप जाइए, 30 डिग्री आपको मिल रहा है, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है, और 30 डिग्री तक उष्णकटिबंध का क्षेत्र माना गया है। कर्क रेखा के सहारे महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और महाद्वीप के पूर्व में महासागरीय क्षेत्रों में जो मग्न तट है महाद्वीपों का, वहाँ ये पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख लीजिए, उत्तर में देखा जाए तो कर्क रेखा के सहारे इनका जो वितरण है, ये कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर के निकट निकारागुआ के पास में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि बगल में मैक्सिको की खाड़ी है, तो मैक्सिको की खाड़ी में क्यों नहीं पाई जाती? तो इसका जो रीज़न है, कभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मैक्सिको की खाड़ी में प्रवाल नहीं पाए जाते हैं, कारण क्या है? प्रवाल नहीं मिलते। कारण में आप बताएंगे कि यहाँ का जल जो है वो स्वच्छ नहीं है। क्या है कारण? क्या होगा? जल स्वच्छ नहीं है। क्यों नहीं स्वच्छ है? क्योंकि मैंने बताया था कि जो नदियाँ होती हैं ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आती हैं, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मैक्सिमम नदियाँ आकर के बंगाल की खाड़ी में, जो बड़ी नदियाँ हैं मैक्सिको की खाड़ी में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में नहीं, मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल ला करके गिराती हैं। इस वजह से वहाँ का जो जल है उसमें पारदर्शिता धूमिल हो जाती है, कम हो जाती है। परिणाम ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है, और एल्गी के लिए ज़रूरी है प्रकाश संश्लेषण। जब तक वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं बनेगा। अगर भोजन नहीं बनेगा तो प्रवाल खाएंगे क्या? उनको तो भोजन चाहिए। तो यही वजह है कि अब कैरेबियन सागर, चूँकि ये खुला सागर हो जाता है और ये अपेक्षाकृत बंद है, तो यहाँ पर कैरेबियन सागर का जल जो है वो स्वच्छ होता है, इसलिए यहाँ पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर नहीं पाई जाती है और यहाँ पर पाई जाती है। कभी तुलनात्मक रूप से आपसे पूछा जा सकता है कारण क्या है। ठीक है। तो कर्क रेखा के सहारे आपने देखा कि कैरेबियन सागर में निकारागुआ के आसपास ये प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। इसी कर्क रेखा के सहारे आप देखेंगे लाल सागर को देख लीजिए, लाल सागर में भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक है। लाल सागर में भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। फारस की खाड़ी में भी प्रवाल भित्तियाँ मिलती हैं। लक्षद्वीप को अभी छोड़िए, जबकि मैंने परिभाषा में जो लिखा है उसको ये पूरा नहीं करता है। ये क्या है? जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके पश्चिम में है, लेकिन पूर्व में इसके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी प्रवाल मिलता है। कभी प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ प्रवाल पाया जाता है या कहाँ प्रवाल पाया नहीं जाता है, और ऑप्शन में अंडमान निकोबार को दे करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्यों कंफ्यूज कर सकता है? क्योंकि आपने हमेशा से ये पढ़ रखा है कि जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल द्वीप है, और जब कोई बढ़िया और वजनदार हमारे पास कोई चीज़ होता है तो हम हल्की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, छोटी चीज़ों पर, और लोग उसी छोटी चीज़ को हथियार बना के आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अंडमान निकोबार के बारे में आपने पढ़ा है कि यहाँ प्रवाल नहीं होता है क्योंकि ये हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है, ये प्लेट टेक्टोनिक क्रिया द्वारा बना है यहाँ पे। जबकि लक्षद्वीप में आपको बहुत डीपली और जोर दे के बताया जाता है कि ये पूरा का पूरा क्या है? प्रवाल द्वीप है।
यही वजह है कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं कि अंडमान निकोबार पे भी कोरल पाए जाते हैं, लेकिन लक्षद्वीप के आगे वो फीके पड़ जाते हैं और इसी वजह से आप एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी प्रवाल पाए जाते हैं। फिर दक्षिण चीन सागर में, ये चीन के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में जो मग्न तट है या मग्न ढाल है, उसमें ये भी कर्क रेखा से नज़दीकी संबंध है इसका भी, यहाँ भी प्रवाल पाए जाते हैं। यहीं पे फिजी के आसपास, फिजी द्वीप समूह जो है द्वीप है, उसके आसपास भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं जो कर्क रेखा का सहारा लेती हैं। यानी कर्क रेखा के सहारे इतनी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। एक ही दो ऐसी हैं जो कर्क रेखा के उस पार गई हैं, नहीं तो सब कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में ही ये प्रवाल भित्तियाँ हैं। अभी कुछ चीज़ों को मैं और स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि ये पूरब में ही क्यों पाई जा रही हैं। अब देखते हैं कि मकर रेखा के सहारे यानी दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी जगहों पर प्रवाल भित्ति का विकास हुआ है। उसमें सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है दुनिया की, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, कोरल सी में। इस ग्रेट बैरियर रीफ यानी कोरल के प्रवाल जीव के नाम पर इस सागर का नाम पड़ गया कोरल सी। इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी बड़ी कोरल रीफ है ये, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि किस राज्य, ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य के सहारे पाई जाती है, किस राज्य के तट पर, तो क्वींसलैंड, ठीक है। इसके बाद में फिर मालदीव यहाँ पे है एक, या इसका और लक्षद्वीप के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं अलग से। मेडागास्कर के पूर्वी तट पे भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है और ब्राज़ील के पूर्वी तट पर, यहाँ पर भी प्रवाल भित्तियों का वितरण पाया जाता है, ठीक है। तो ये चित्र आप बना लीजिए और इसके बारे में हम कुछ बातें और स्पष्ट कर रहे हैं, पहले आप इसको बना लीजिए। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास एक क्वेश्चंस बन सकता है कि किस राज्य, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य है जिसके सहारे पाई जाती है प्रवाल भित्ति। तो क्वींसलैंड आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है और संभव है कि एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न भी है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य के सहारे मिलती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये पूर्वी तट पर ही क्यों, पश्चिमी तट पर क्यों नहीं। वहाँ भी मग्न तट है, वहाँ भी स्वच्छ जल है। इससे पहले हम चर्चा करते लक्षद्वीप और मालदीव की, उससे पहले ही हमको ये जान लेना जरूरी है कि महाद्वीपों के पूर्वी तट पे ही क्यों पाई जाती हैं ये, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे क्यों नहीं। ये आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट बना करके एक बड़ा क्वेश्चन इसमें प्रीलिम्स के या फिर मेंस के बनाए जा सकते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। महासागरों में महासागरीय धाराएं चलती हैं। धाराएं क्या हैं? दरअसल महासागरों का कुछ क्षेत्र का जल, तटीय क्षेत्रों का जल कह सकते हैं आप, तट से थोड़ा सा अंदर और जाने पर एक जल मिलेगा जो नदी की तरह उसमें बहाव होता है, वो बहता रहता है लगातार, वही धारा होती है। हम महासागरीय धाराओं वाले चैप्टर में उसकी उत्पत्ति, उसकी दिशा निर्धारण और उसकी गति को, इन सब बातों को बहुत डिटेल में समझेंगे। लेकिन आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में महासागरीय धाराएं चलती हैं। कौन सी धाराएं? जैसे ये हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के सहारे महासागरों में कुछ जल जो होता है वो क्या करता है? मूव करता है। अब जल इस दिशा में क्यों जा रहा है? क्योंकि पृथ्वी इस दिशा में घूम रही है। बस इतना अभी आप ध्यान रखिए कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो ऐसे है, तो जब ऐसे घुमाएंगे तो इस पे जो लिक्विड है उसकी दिशा क्या होगी? अपोजिट होगी, और ये जो जल है ये इस दिशा में गति करना शुरू कर देगा। लेकिन जब ये जल आगे आया, अब देखिए विषुवत रेखा का जल है, ध्यान रखिए, इक्वेटर का जल है, इसलिए इसका तापमान अधिक होगा, ये श्योर है। इसका तापमान अधिक है,
लेकिन जब ये तट से टकराया तो यहाँ पे वही होगा जैसे आप छत पे खड़े होकर एक बाल्टी पानी लीजिए और 2 ईंट को ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए या तट बना दीजिए, ठीक है। और इधर से पानी फेंकिए, इस तट से टकराने के बाद पानी की दिशा या स्थिति क्या होगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो पानी होगा जिसे आप जोर से बाल्टी भर के पानी आप मारे हैं छत पे, वो बहते हुए गया और उस ईंट से टकराया। टकराने के बाद में वो सारा का सारा पानी 2 दिशाओं में बट जाएगा, एक इस तरफ जाएगा तो दूसरा इस तरफ जाएगा। वही यहाँ भी होता है। जब ये सारा जल इधर गति करते हुए आता है तो परिणाम ये होता है, इस तट से ब्राज़ील तट से टकरा करके इसकी 2 शाखाएं बन जाती हैं। एक शाखा इस दिशा में आगे बढ़ता है, ये ठीक है, ये, और दूसरी शाखा इसकी ब्राज़ील के तट के सहारे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के तट के सहारे ऐसे आगे बढ़ती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए ये कहाँ तक जा सकती हैं? बहुत दूर तक जाएंगी, यहाँ तक जाएंगी, क्योंकि उसके आगे ये बर्फ में तो चल नहीं सकती हैं, बर्फ में ये आगे बढ़ नहीं सकती हैं, तो फिर इनको वहीं पे टकरा के फिर से मोड़ना होगा। अब यहाँ पे जब बर्फ है तो जब ये यहाँ पे टकराएंगी तो क्या दिशा होगी? रिटर्न तो हो नहीं सकती, इनको आगे ही बढ़ना है। तो आगे बढ़ने का मतलब हो गया कि ये और आगे जाएंगे ऐसे, फिर यहाँ आकर के यूरोप से टकरा गई, यूरोपीय कॉन्टिनेंट से, फिर इनकी दिशा मुड़ गई, ये हो गई, और फिर से इसी सहारे ऐसे आके यहाँ टकरा गई। आप देख रहे हैं कि इनके बीच में एक साइकिल बन रहा है, ऐसे जाके ये ऐसे घूम रही हैं, ऐसे घूम रही हैं। देखिए विषुवत रेखा का जल था, दक्षिण में भी यही प्रक्रिया होगी, अंटार्कटिक से टकराएंगे ये, फिर मुड़ जाएंगे अपनी दिशा, जो दिशा पाएंगे खाली उसी दिशा में जाएंगे, फिर आ करके ये अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे फिर से कहाँ पहुँच जाएंगे? विषुवत रेखा क्षेत्र में पहुँचेंगे। अब जब ये विषुवत रेखा क्षेत्र में पहुँच गए तो यहाँ से फिर ये आगे बढ़ेंगे और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ पे आप देखें कि दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के दक्षिण की शाखा किधर जा रही है? अपने बाईं ओर मुड़ रही है, और उत्तर वाली शाखा अपने दाईं ओर मुड़ करके, और ये कंटिन्यू एक ही दिशा में मुड़ रही है, जहाँ भी मुड़ेंगी अपनी दाईं ओर ही मुड़ेंगी। इसके लिए कोरियालिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसकी चर्चा हम धाराओं में करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जब ये गर्म जलधारा है और इस तट के सहारे सहारे जा रहे हैं, यानी महाद्वीपों का जो पूर्वी तट है ये पूरा का पूरा किस धारा के प्रभाव में है? गर्म जलधारा के प्रभाव में है। देखिए ध्यान से, ये पूर्वी तट है, ये वाला, ये पश्चिमी तट है, यानी इसका पूर्वी तट गर्म जलधारा के प्रभाव में चल रहा है, और यहाँ तक धाराएं गर्म हैं, लेकिन उत्तर में चूंकि क्या है, उच्च अक्षांशों में तापमान कम है, महासागरों का बर्फ है, इस वजह से इस धारा का तापमान क्या होगा? गिरेगा। अब ये ठंडी हो गई, ब्लू पेन से मैंने ठंडी को दर्शाया, यहाँ से ये धारा ठंडी हो गई है। अब ये ठंडी धारा इसके सहारे आ रही है। अब ये महाद्वीपों का कौन सा तट है? ये महाद्वीपों का पश्चिमी तट है, ठीक, और ये महाद्वीपों का पूर्वी तट है। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी धाराएं पूर्वी तट पे गर्म जलधारा चल रही है, इधर आई अंटार्कटिका के पास, यहाँ ठंडी हो गई, आगे बढ़ी जब अफ्रीका के पश्चिम में तो क्या हुआ? ठंडी जलधारा पश्चिमी तट पे, यानी पश्चिमी तट पे ठंडी जलधारा पहुंच रही है और पूर्वी तट पे गर्म जलधारा चल रही है। और इनकी आवश्यक दशाओं में हमने दूसरा पॉइंट लिखवाया था, गर्म जल होना चाहिए, तापमान 20 से 21 डिग्री तापमान होना चाहिए। तो अब बताइए कि जब इनके तट के सहारे
इनके तट पे ये ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी जा रहा है, तो ये तापमान 20 से 21 डिग्री दे पाएगा? कभी नहीं दे सकता। तो यहाँ का तापमान कम होता है, इस वजह से यहाँ पे प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं होता है। ये सभी महासागरों में होगा, प्रशांत महासागर में भी होगा, हिंद महासागर में थोड़ी सी स्थिति बदली हुई मिलेगी, उसकी चर्चा हम तुरंत कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि महाद्वीपों के पूर्वी तट पे ही क्यों, पश्चिमी तट के सहारे महासागरों में प्रवाल भित्ति क्यों नहीं पाई जाती? तो उसका कारण ये है कि उसके पश्चिमी तट के सहारे ठंडी जलधारा चलती है, जो कि वहाँ के महासागरों का तापमान गिरा देती है। और जब तापमान कम हो जाता है तो प्रवाल उत्पत्ति के लिए अगर चारों में से किसी एक विकल्प को चुनना हो तो आप तापमान को चुनिएगा, क्योंकि वो बेहद जरूरी है। ठीक है, ये बात तो हो गई कि पश्चिमी तट पे नहीं पाई जाएगी प्रवाल भित्ति, कारण समुद्री जलधाराएं। दूसरा फैक्ट हमको ये देखना है कि अगर पूर्वी तट पे पाए जाते हैं तो फिर मालदीव और लक्षद्वीप तो किसी महाद्वीप के पूर्व में नहीं है, तो फिर यहाँ पे प्रवाल भित्ति क्यों है? तो यहाँ पे प्रवाल भित्ति, यहाँ भी धाराओं का ही प्रभाव है। ये विषुवत रेखीय धारा है हिंद महासागर में, लेकिन आप देखें विषुवत रेखा की जो धारा है, ये जो धारा यहाँ पे चल रही है, ये आ करके किससे टकरा रही है? अफ्रीका के पूर्वी तट पे। और जब अफ्रीका के पूर्वी तट से टकराएगी ये धारा तो किधर जाएगी? ये गर्म जल धारा है, क्योंकि विषुवत रेखीय धारा है, तो इसकी एक शाखा उत्तर में गई। अब उत्तर में कहाँ तक जाएगी? अरब सागर में पहुँच गई। अरब सागर में मुड़ी। ये जलधारा का तापमान गिरता ही नहीं है। कारण क्या है कि ये किसी भी यहाँ तक थोड़ी ना जा रही है। ये जलधारा कहाँ पहुँच रही है? उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में पहुँच रही है, जहाँ तापमान कम है। लेकिन हिंद महासागर की जो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है, भाई ये विषुवत रेखा के दक्षिण में है तो इसे दक्षिणी, और ये विषुवत रेखा के उत्तर में है, इसे उत्तरी जलधारा कहेंगे। तो उत्तरी विषुवत रेखीय जो गर्म जलधारा है, ये किसी ठंडे प्रदेश में नहीं पहुंच रही है, ये गर्म प्रदेश में ही है। कहाँ तक? मैक्सिमम 30 डिग्री तक जा रही है, और 30 डिग्री तक तो उष्णकटिबंध है। तो इस जलधारा का तापमान गिरता ही नहीं है, ये गर्म जलधारा बनी हुई है। और प्रवाल उत्पत्ति के लिए तापमान गर्म होना चाहिए, जल का जो तापमान है वो 20 से 21 डिग्री होना चाहिए, यानी गर्म जल चाहिए। तो जब इस धारा का तापमान गिरता ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है कि महाद्वीप का पश्चिमी तट है कि पूर्वी तट है? भाई तापमान तो मिल रहा है ना उसको बराबर। और यही वजह है, ये देखो, ये जो धारा है ये भारत का तट पकड़ करके कहाँ? अरब सागर में तो घूमी, इसका तापमान यहाँ मेंटेन है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति का विकास हो गया। इसी तट के सहारे ये गर्म जलधारा बंगाल की खाड़ी को घूमते हुए गई, और यहाँ पे अंडमान निकोबार में भी क्या हुआ? प्रवाल की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और ये जलधारा फिर से विषुवत रेखा पे आई, और विषुवत रेखीय धारा यहाँ पे भी तो मालदीव यहीं पर तो है, तो मालदीव पे भी तो तापमान मेंटेन रहेगा। अनएवरेज तापमान जो है वो यहाँ भी मेंटेन है। तो इसका जो स्थलबद्ध सागर है, ये महासागर जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थलबद्ध है, स्थलों से घिरा हुआ है। ये उच्च अक्षांशों तक ये जल पहुंच ही नहीं पा रहा है। अगर पहुंच जाता तो फिर पश्चिमी तट पे क्या होता? अब यहाँ पे महासागर खुल जाए तो पश्चिमी तट पे ये प्रवाल भित्ति नहीं रहेगी। वहीं आप देख लीजिए कि दक्षिणी गोलार्ध की जो विषुवत रेखीय धारा है, ये गर्म जलधारा है। विषुवत रेखीय धारा अफ्रीका तट से टकरा के दाहिनी तरफ अपनी मुड़ी, बाईं तरफ मुड़ी है जो, ये गर्म है। और इसी गर्म जलधारा के प्रभाव में कौन है? मेडागास्कर का पूर्वी तट। इसलिए यहाँ पे क्या है? प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक है, प्रवाल भित्तियों में
इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है कि कहते हैं महासागरीय जितना क्षेत्रफल है महासागरों का, टोटल का 0.1% क्षेत्र प्रवाल भित्तियों ने कब्जा किया है, 0.1%। लेकिन इनके अंदर जो डाइवर्सिटी है प्रवाल भित्तियों में, जो विविधता पाई जाती है, खास तौर पे फाइटो या जो प्लैंकटन विविधता जो होती है, उसका 25% है। यानी पूरे महासागरों में जितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है उसका 25% डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है? इन प्रवाल भित्तियों में। ये इतने धनी हैं डाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से कि पूरे महासागरों का 0.1% क्षेत्र लिए हैं और पूरे महासागरों का 25% डाइवर्सिटी लिए हुए हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस कितना इम्पोर्टेंट है ये जीव जगत के विकास के लिए, और जीव जगत को इस पृथ्वी पर बनाए रखने में इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान होगा। और यही वजह है कि आज हम चिंतित हैं कि प्रवाल अगर ख़त्म हो रहे हैं, उनमें ब्लीचिंग हो रही है, तो हमारे लिए कितनी समस्या मूलक है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जबकि ये प्रवाल जीवित रहते हुए हमें महासागरों में तमाम जीवों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। अगर प्रवाल ना हो, आप देखेंगे तो इन्हीं के आसपास मछलियों का भी ठीक ठाक आबादी पाई जाती है। तो जो मछलियां हैं वो शैवाल, प्रवाल, इन्हीं सारे जीवों को तो खाकर बढ़ रही हैं, जो कि हमारी खाद्य सुरक्षा को मेंटेन करती हैं। तो ये थी कहानी इसके वितरण की कि कहाँ पे ये पाया जाता है और कहाँ पे नहीं पाया जाता है। जहाँ नहीं पाया जाता है वहाँ पर कारण क्या है, और जो असमानताएं थी खास तौर पे मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर के, वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये गर्म जलधारा का प्रभाव है, इस वजह से ये महाद्वीप के पश्चिम में पाई जाती हैं। अन्यथा सभी के सभी प्रवाल भित्तियाँ महाद्वीपों के पूर्वी तट के सहारे ही पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये वितरण हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि इनका महत्व क्या है। अब प्रवाल भित्तियों के महत्व पे अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा महत्व तो इनका यही है कि रिच इकोसिस्टम है इनका। प्रवाल भित्तियों का महत्व, पहला महत्व में आप लिखेंगे, अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रवाल भित्तियों के महत्व पे टिप्पणी कीजिए, तो पहला महत्व आप एक्सप्लेन करेंगे क्या? संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र। संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र। ये स्वतंत्र रूप से अपना एक इकोसिस्टम बना के रखी हैं। इसे बाहर की किसी और की ज़रूरत नहीं है। एक इकोसिस्टम को बना के रखना अपने आप में बड़ी बात होती है। ये प्रवाल और एल्गी ये मिल करके अपना एक इकोसिस्टम बनाई हुई है महासागरों में। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? महासागरीय वर्षा वन की संज्ञा भी दी गई है इन्हें। महासागरीय वर्षा वन की संज्ञा दी गई है। अभी मैंने बताया कि महासागर के 0.1% क्षेत्रफल को ये कवर करती हैं, और इनके अंदर जो डाइवर्सिटी है वो महासागरों का 25% है। इतने रिच हैं। अब सोचिए कि महासागर पृथ्वी के 70% भागों पर है, 71% भाग पर, और उतने बड़े क्षेत्रफल में कितनी डाइवर्सिटी होगी, और उसका 25% तो अकेले इन्हीं के पास है। 0.1% क्षेत्रफल में 25% डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ी चीज़ है। इन्हें वहाँ सागरीय वर्षा वन की संज्ञा दी गई है। वर्षा वन क्या होते हैं? जो विषुवत रेखीय वर्षा वन, भूमध्य रेखीय वर्षा वन, इन्हें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो स्थल भाग पे होते हैं, जो पृथ्वी के स्थल भाग पर या महाद्वीपीय क्षेत्रों में सर्वाधिक डाइवर्सिटी लिए हुए हैं, सबसे ज़्यादा विविधता है इनके अंदर जीव जंतु एवं वनस्पतियों की, इनसे तुलना की गई है उनकी।
ठीक है। इनकी औषधीय महत्व भी है, बहुत ज़्यादा है। दूसरा इम्पोर्टेंस आप लिख देंगे शोरलाइन प्रोटेक्शन। शोरलाइन प्रोटेक्शन में क्या होता है, शोरलाइन प्रोटेक्शन इसके तहत जैसे समुद्री सुनामी है, अब इनकी जो दीवारें हैं, दीवारें कैसे बनती हैं, ऐसे ऐसे दीवारें बनती जाती हैं। इनकी जो दीवारें बनती हैं वो हमें प्रोटेक्शन भी देती हैं। तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, सुनामी है, लहरें हैं, ज्वार है, इन सब से क्या करती हैं, ये हमें सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। ठीक है, लगातार ये हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं उससे। अगला इंपॉर्टेंस इसका क्या है, फिशरीज। फिशरीज यानी मत्स्यान। दुनिया की खाद्य सुरक्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो खाद्य संकट की स्थिति और पोषण ना पाने की स्थिति में मछलियों का जो योगदान है उसका सामना कोई भी पोषक पदार्थ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों में एक अहम भूमिका निभाती हैं। तटीय क्षेत्रों का व्यापार, रोजगार, एक्वाकल्चर, तो फिशरीज वहीं पर, अब जहाँ प्रवाल भित्ति होंगे वहाँ पे मछलियों का भोजन भी होगा, शैवाल होगा, प्रवाल जीव हैं ही, और भी विभिन्न प्रकार के नीलहरित शैवालों की उत्पत्ति होगी, प्लैंकटन बनेंगे, इनकी उत्पत्ति होगी। तो जहाँ पे खाना होगा वहीं पे जनसंख्या होगी। भाई जहाँ पे हमें भोजन प्राप्त होगा, जनसंख्या वहीं पे होगी, वहीं पे तो हम जाकर बसना चाहेंगे। अब रेगिस्तान में कोई क्यों नहीं जाना चाहता है, वो जानता है कि वहाँ पे हमें खाने के लिए मिलेगा नहीं जल्दी, पीने के लिए पानी तो मिलता ही नहीं है सही से, फिर वो गंगा घाटी में ही क्यों बसना चाहता है, वो इसीलिए कि कम से कम पानी और खाना तो मिलेगा। तो जहाँ संसाधन होंगे, जहाँ खाद्य संसाधन होंगे वहाँ पे जनसंख्या होगी। तो जब मछलियों का भोजन इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में होगा तो मछलियाँ भी होंगी पर्याप्त मात्रा में, इनकी भी खूब ढेर सारी जनसंख्या बढ़ेगी। और जब इनकी जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आसपास के क्षेत्र जो होंगे, तटीय क्षेत्र में रहने वाले जो होंगे, उनके लिए रोजगार होगा, उनके भोजन को सुनिश्चित करेंगे, न्यूट्रिशंस को सुनिश्चित करेंगे, पोषण को। तो फिशरीज यानी मत्स्य उत्पादन की प्रचुरता, एक विशेषता तो ये हो गई। अगला आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, ये प्रवाल, जो प्रवाल भित्तियां हैं, जो दीवारें बनती हैं प्रवाल जीवों से, मैंने कल आपको बताया था कि इनकी जो खोल होती है वो किसकी है, कठोर होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और बड़ी बड़ी दीवारें जब प्रवाल ख़त्म हो जाते हैं और एक तरफ से जब वो आगे बढ़ते जाते हैं प्रवाल जीव, तो पीछे जो वो दीवारें छोड़ जा रहे हैं अपनी, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। सीमेंट उद्योग में उसका बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। यानी वो जब जिंदा थे तब तो हमारे लिए उपयोगी थे ही, प्रवाल मरने के बाद भी एक इंडस्ट्री को खड़ा करने की क्षमता रखते हैं, वो तब भी हमारे यूज में है। इतने महत्वपूर्ण संसाधन है। और इसी सेंस में मैंने संसाधन वाले चैप्टर में आपको बताया था कि ये खनिज संसाधनों में एक महत्वपूर्ण संसाधन भी है। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट है तो नमक भी होगा इनके अंदर। तो ये महत्व है इनका, यानी इनका जो इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस भी है, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस भी है। अगला महत्व क्या होगा, पर्यटन। पर्यटन को आकर्षित करते हैं। आपको बताएं कि
ये इतने खूबसूरत होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं प्रवाल। आप देखिएगा, वीडियो सर्च कर लीजिएगा। जैसे ये प्रवाल हैं, मैं एक प्रवाल बना रहा हूँ आपके लिए। ये ऐसे होते हैं, देखने में बड़े ही लुभावने होते हैं। अगर एक बार नज़र पड़ गई ना तो नज़र हटने का नाम नहीं लेगी। कभी मौका मिले तो लक्षद्वीप तक तो जा ही सकते हैं आप लोग घूमने। ना जाइए ग्रेट बैरियर रीफ देखने, लेकिन लक्षद्वीप ज़रूर जाइएगा कभी। ये कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ बहुत अच्छा तो नहीं बना सका, लेकिन कुछ इस तरीके से ही इनकी संरचना कलरफुल रहेंगे, कलरफुल मिलेंगे, ठीक है, रंग बिरंगे मिलेंगे। तो जब इतनी सुंदरता इसके अंदर है तो फिर पर्यटन क्यों नहीं बढ़ेगा, और वो भी प्राकृतिक सुंदरता। भाई किसी जीव में इतना ज़्यादा आकर्षण है, अगर यहाँ शेर चीता भालू देखने तो लोग आते ही हैं, तो ये तो प्रवाल हैं जो कि एक अद्भुत संरचना लिए बैठे हुए हैं महासागरों में। तो इनकी वजह से पर्यटन भी बढ़ता है। अब अगर पर्यटन बढ़ रहा है तो आसपास के क्षेत्रों में उद्योग भी बढ़ेंगे, मार्केट भी बढ़ेगी, इन्वेस्ट और जो इनकम होगा, जो फॉरेन रिजर्व होगा वो भी बढ़ेगा हमारा। विदेशों से लोग आएंगे इसको देखने के लिए, आसपास के क्षेत्रों को रोजगार मिलेगा, जो वहाँ के मूल निवासी हैं। अब जैसे लक्षद्वीप जाएंगे आप, तो लक्षद्वीप में जो यहाँ से गए हैं, बस गए हैं, या फिर वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जब आप जाएंगे तो वहाँ से कुछ तो लेकर आएंगे। आप इतने खुश रहेंगे और मानसिक हालत आपकी इतनी बेहतर रहेगी कि आप कुछ तो वहाँ से खरीदेंगे ही। और इतना दूर जो जाएंगे तो वहाँ के जो क्षेत्र के जो लोकल हैं उनके लिए क्या है, ये एक रोजगार, उनकी इनकम का एक स्रोत है, ठीक है। आर्थिक वैल्यू एक सर्वे के हिसाब से मापा गया था कि इसकी आर्थिक वैल्यू कितनी है। तो जो प्रवाल होते हैं, प्रवाल की जो आर्थिक वैल्यू है 30 से 375 बिलियन डॉलर का इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। तो ये इनका महत्व है प्रवाल का। और इन सभी महत्वों पर अगर आप थोड़ा थोड़ा भी व्याख्या कर दिए इसका, तो मेंस का एक ठीक ठाक क्वेश्चंस बन जाएगा। प्रीलिम्स में हूबहू स्टेटमेंट दे सकता है, इसके महत्वों पर चर्चा कीजिए। इनका इम्पोर्टेंस जो है, औषधीय गुण भी है इनके अंदर। बहुत सारे प्रवाल है जो शैवाल हैं इनके बीच में पाए जाते हैं, वो अपना एक प्लांट्स के रूप में हमने संसाधन में पढ़ा था कि औषधीय गुण भी होता है इनके अंदर। बहुत सारे ऐसे पौधे महासागरों में हैं जो कि बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ज़रूरत है उनको पहचानने की और उनको वहाँ से खोज कर निकालने की, ठीक है। बस बदकिस्मती इस बात की है कि ये प्रवाल जो इतने इम्पोर्टेंट हैं और इतने महत्वपूर्ण हैं, आज इनकी हालत ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये खतरे में आ गए हैं। क्योंकि ये तापमान के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं प्रवाल जीव। और ये जो एल्गी होती है, जो ज़ैंथले एल्गी, ये तापमान के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। मैंने उन 4 फैक्टर्स में, 4 भौगोलिक दशाओं में 3 के बारे में तो बताया है कि उनमें वेरिएशन होता रहता है। जैसे उथला जल है 250 से 300 फीट की गहराई तक, लवणता है 27 से 40 तक होती है प्रति 1000, ठीक है। जल का स्वच्छ होना, अगर थोड़ा बहुत गंदला भी है जल तो भी चलेगा, लेकिन तापमान मैंने बताया कि 20 से 21, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं ले रहा है। इसका मतलब तापमान में यदि कमी आती है, 1-2 डिग्री की भी अगर कमी आती है महासागरीय जल के तापमान में, तो भी प्रॉब्लम होगी। और अगर 1 से 2 डिग्री तापमान बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी हम खो देंगे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हम डेवलपमेंट तो खूब कर रहे हैं, लेकिन
संसाधन, हमने पिछले क्लास में ही बताया कि संसाधन के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, महासागरों में प्रवेश कर रहे हैं। और उन्हीं महासागरों की एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन दोनों के गुण इनके अंदर है, और इनको हम क्या कर रहे हैं, बचाने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस सिर्फ समझौते और क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, रिपोर्टें आती हैं उनको पढ़ते हैं, प्रकाशित करते हैं, बस तापमान अपने हिसाब से बढ़ रहा है और प्रवाल भित्तियाँ मर रही हैं। तो प्रवाल भित्तियों में जो ब्लीचिंग होती है, इनमें ये मरती गैसें हैं, वो पूरे प्रोसेस क्या होता है, जिसे प्रवाल विरंजन कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग। और कुछ सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उन पे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। एक छोटा सा वीडियो होगा और उसी में हम 2, 3, 4 सिद्धांतों की चर्चा कर लेंगे, क्योंकि मैंने जो बताया आपको, जो एक्सप्लेन किया है, ये यही कि इनकी जो गहराई है मैक्सिमम 250 से 300 फीट की गहराई तक ये पाए जाते हैं, लेकिन हजार फीट की गहराई पे भी इनके साक्ष्य मिले हैं। तो वो 1000 फीट की गहराई तक ये कैसे हो गए? अगर ये 200 फीट की गहराई पे पाए जाते हैं, इनका विकास होता है, तो 1000 फीट पे कैसे सूर्य का प्रकाश पहुंचा होगा? तो इनके जो एविडेंस मिले हैं उतनी गहराई में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कुछ सिद्धांतों के माध्यम से, जैसे डार्विन ने अवतरण सिद्धांत दिया। ऐसे 2-3 भूगोलवेत्ता हैं, 4, जिन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिस पे हम चर्चा अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम कोरल ब्लीचिंग और इनके सिद्धांतों पे, जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में व्याख्या के लिए या फिर कभी कभी मैच करने के लिए दे देता है कि कौन सा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो हर टॉपिक में अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो छूटना नहीं चाहिए, वो आपके पास हो, ताकि एग्ज़ाम में ये ना महसूस हो कि हाँ यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है। आपके पास पूरी जानकारी होगी। और कोशिश करूँगा इसी में इसके प्रकार भी हम चर्चा कर लेंगे कि तीन प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। भित्ति तो एक हो गई दीवार नुमा संरचना, एक होती एटॉल, उस पर भी हम बात करेंगे। और बैरियर रीफ, जैसे ग्रेट बैरियर, बैरियर का मतलब होता है क्या, अवरोध, कहते हैं ना बैरियर लगा दिया गया है, तो बैरियर का मतलब होगा कि अवरोध लगा दिया गया है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, वो एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है, और रीफ है चूँकि दीवार है, तो एक ऐसी दीवार जो किसी के लिए अवरोध का कार्य कर रही है, किसी को रोकने का कार्य कर रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर तटीय भित्ति जो होती है, जो तट के सहारे फैलती हैं, ये 3 प्रकार हैं, इन तीनों पे हम चर्चा कर लेंगे। यानी अगली क्लास में हमारी 3 पॉइंट पे चर्चा होगी। पहला प्रवाल के प्रकार, प्रवाल भित्तियों के प्रकार, दूसरा प्रवाल ब्लीचिंग, और तीसरा इससे जुड़े हुए जो सिद्धांत हैं, और 4, 5, 6 क्वेश्चंस जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन पे भी हम चर्चा करके क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक, थैंक यू।